हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में आए हुए 50 बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। चलते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है? तो कौन सा क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है? कारा क्लोरोफाइसी समूह का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र बीजाणुविद उपस्थित होता है? तो किसमें स्वतंत्र बीजाणुविद उपस्थित होता है? एडिएंटम में। अगला प्रश्न है, पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति किससे होती है? तो पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति परिरंभ से होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में घटित नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में घटित नहीं होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए के अणुओं की संख्या होती है? प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए के अणुओं की संख्या 1 होती है। अगला प्रश्न है, जीन के वैकल्पिक प्रकार होते हैं? जीन के वैकल्पिक प्रकार है एलील युग्म विकल्पी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं किंतु समसूत्री विभाजन में नहीं? नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ कूट दिए हुए हैं 4। स्वतंत्र अपीवन समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण, जीन विनिमय, समजातों का सिनेप्स। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ए बी सी डी सभी। अगला प्रश्न है, लेमार्क के अनुसार विकास के कारण है? लेमार्क के अनुसार विकास के कारण क्या है? जीवों की वृहत्तर जटिलताओं की ओर विकसित होने की सहज प्रवृत्ति एवं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अगला प्रश्न है, प्रवर्धन की किसी भी अलैंगिक विधि जिसमें सामान्य निषेचन से भ्रूण उत्पादन निहित नहीं होता है के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, असंग जनन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो कॉलम फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, उनमें इस आधार पर इन कूटों का चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा, एक, पहला। तो इस प्रकार से इसके आधार पर इन कूटों को मैच करना है। अगला प्रश्न है, स्वप्रतिकृतियन में सक्षम छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्लाज्मिड कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन बेस प्रतिस्थापन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, डेफनिया में अंड जनन के दौरान प्रथम अर्धसूत्री विभाजन अवरुद्ध हो जाता है तथा प्राथमिक ओसाइट में द्वितीय परिपक्वन विभाजन हो जाता है। इस प्रकार के अनिषेक जनन को कहते हैं। इस प्रकार का अनिषेक जनन क्या कहलाता है? तो एपोमियोटिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, गर्मी, स्पर्श, ठंड तथा दाब से संबंधित केंद्र होते हैं? कौन से केंद्र होते हैं? भित्तीय पाली में। अगले प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एमिनो अम्ल पूर्ववर्ती से संश्लेषित नहीं होता है? कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी का प्रजनन बाध्यकारी स्थल दर्शाता है? क्या दर्शाता है? विशिष्ट प्ररूपी या आइडियोटाइप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय पेशियों के एच पट में पाया जाता है? मायोसिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोलस्का के रुधिर में होता है? मोलस्का के रुधिर में तांबा या कॉपर होता है। न्यूट्रोफिल की मृत्यु का तात्पर्य क्या है? तो नेक्रोसिस या उत्तक क्षय होना न्यूट्रोफिल की मृत्यु का
आशय हैं। हृदय पेशीजनक नहीं होता है, हृदय पेशीजनक नहीं होता है किसमें? एनिलिडा में। अगला प्रश्न है, कोशिकाएं जो एक्सोन रहित होती हैं किस प्रकार की होती हैं? तो अंतःत्रिकाक्षी कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, डेंटाइन का कहाँ से होता है? तो डेंटाइन का जो उद्भव है वो मेसोडर्म से होता है, मध्य चर्म से। जल में विलय सभी विटामिन एक को एंजाइम के रूप में किण्वक अभिक्रियाओं में कार्य करते हैं, केवल अपवाद है। कौन सा अपवाद है? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी अपवाद है। केचुए का उत्सर्जी उत्पाद है, तो केचुए का उत्सर्जी उत्पाद है अमोनिया, यूरिया एवं क्रिएटिनिन की सूक्ष्म मात्रा। निर्यात मानचित्र बनाने हेतु जैविक रंजकों का कृत्रिम मार्कर के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा जैविक रंजक नहीं है? कौन सा जैविक रंजक नहीं है? तो निल्सन रेड कॉपर जैविक रंजक नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उभयचरों में तंत्रिका नाल बनाने वाली कोशिकाएं आती है। ऑप्शन नंबर ए, अधिचर्म से। अगला प्रश्न है, टी कोशिकाएं परिपक्व होती हैं बी, थाइमस ग्रंथि से। अगला प्रश्न, गोल्जी काय का एक मुख्य कार्य है प्रोटीन के रूपांतरण में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डीएनए क्लोनिंग के लिए अभिष्ट नहीं है? सी, मिथाइलेजेज। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच में सेतु का कार्य करने वाला उपापचय मेटाबॉलिक है, तो कौन सा है? मेटाबॉलिक एसिटाइल को एंजाइम ए। अगला प्रश्न है, पौधों में उपशीर्ष प्रवर्ध प्रेरित होता है, तो किस में प्रेरित होता है? ऑक्सिन द्वारा। अगला प्रश्न है, एक परितंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा प्रतिशत है, कितना ऊर्जा प्रतिशत है? तो वो है 10%। अगला प्रश्न है, C21, C19, C18 स्टेरॉयड के उत्पादन से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो इनके उत्पादन से संबंधित ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है, डीएनए के विशिष्ट जीन खंड के किण्वक आधारित प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो यहाँ पर पॉलीमरेज चेन श्रृंखला, ये विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है। वह जैविक अन्योन्य क्रिया जिसमें एक जीव का दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव होता है क्या कहलाती है? असहभोजिता। असहभोजिता अर्थात सी ऑप्शन सही है। वास्तविक कवक एवं प्रजीव के मध्य एक कड़ी का निरूपण करने वाला कवक का वर्ग है, तो कौन सा वर्ग है? केटिडियोमाइसिट। अगला प्रश्न है, अगुणित पादप की उत्पत्ति हेतु एक स्वस्थ पादप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कर्तोतक के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए? तो कौन सा भाग कर्तोतक के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात परागण वाला भाग कर्तोतक के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा अन्य प्रोकैरियोट से भिन्न है, किस प्रकार से भिन्न है? कोशिका भित्ति स्वयं की अनुपस्थिति से। अगला प्रश्न है, भिंडी ओकरा में उपस्थित बीजांडन्यास किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का बीजांडन्यास होता है? स्तंभीय बीजांडन्यास होता है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित एक स्पीशीज का उदाहरण कौन सा है? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित फ्रैंकिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्योगज डीएनए तकनीक का एक उत्पाद नहीं है?
डी डोली। अगला है प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? अवलोकन का सिद्धांत, श्रव्य दृश्य, ये जो है टीचिंग मेथड से संबंधित कुछ प्रश्न हैं बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? तो कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? बजट बनाने का कार्य शिक्षक का नहीं होता है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 किस संस्था द्वारा बनाया गया था? तो किस संस्था द्वारा बनाया गया था? एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है किस दस्तावेज में विद्यालय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को स्रोत बनाने की अनुशंसा की गई है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य RCEM पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मकता वर्ग से सम्मिलित नहीं है? तो सत्यापित। अगला प्रश्न प्रश्न पत्र के नीले पत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ शिक्षण विधि का भार, शिक्षण विधि का भार। अगला प्रश्न है रेखीय अभिक्रमित अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? तो BF स्किनर द्वारा। अगला प्रश्न है CCE में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी अधिगम में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है विद्यालय के प्रारंभिक 10 वर्षों में सभी छात्रों का विज्ञान एवं गणित को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, यह सुझाव किसका है? तो यह सुझाव है कोठारी आयोग का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला का सुरक्षा उपकरण नहीं है? तो प्रयोगशाला का सुरक्षा उपकरण कौन सा नहीं है? गत्ते का डिब्बा। अगला प्रश्न है शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने पक्षों में किया गया है? शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 5 पक्षों में किया गया है। क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम व्यवहार स्तर है आदत निर्माण। अगला प्रश्न है समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अंधविश्वासों को दूर करने का विचार किसने दिया था? तो ये विचार दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। विज्ञान की प्रकृति को किस अंतःक्रिया से स्पष्ट किया जा सकता है? तो किस अंतःक्रिया से? ज्ञान प्रक्रिया समाज द्वारा। अगला प्रश्न है पोस्ट पैराडाइम किस अंतर संबंध को इंगित करता है? तो ये इंगित करता है शैक्षिक उद्देश्य अधिगम अनुभव मूल्यांकन प्रक्रिया को। अगला प्रश्न है विज्ञान का पाठ्यचर्या में तो औचित्य है जब वह युवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, उनके चिंतन के तरीके में परिवर्तन, उनकी क्रियाओं की आदतों तथा वे अपने पास जो है एवं जो वे करते हैं उनका मूल्य निर्धारण करने में यह कथन किसने दिया? तो ये कथन दिया था ब्लूम एवं क्रेथवाल द्वारा। अगला प्रश्न है बोध के अंतर्गत नहीं आता है? तो बोध के अंतर्गत क्या नहीं आता है? भी रचना करना नहीं आता है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है? प्रोजेक्ट विधि से आनुवंशिकता का नियम संबंधित नहीं है। विज्ञान विषय में विद्यार्थी के विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान की जा सकती है निदानात्मक परीक्षण द्वारा। कौन से परीक्षण द्वारा करते हैं? निदानात्मक परीक्षण द्वारा। अगला और इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे बायोलॉजी के और टीचिंग मेथड के। धन्यवाद।